जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत गणित में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज क्लास में लेकर आए हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2019 का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का। तो चले इस क्लास में ये जो हमारे पास चतुर्थ पेपर गणित का 2019 का पेपर है, इस क्लास में हम इसको सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है जो कि वस्तुनिष्ठ पर मतलब बहुविकल्पीय पर आधारित है। 5 प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होते हैं। ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होता है। कितने परमेय संख्याएं होते हैं ये मतलब दो परमेय संख्याएं हैं असमान मतलब अलग अलग दो परमेय संख्याएं हैं। जैसे अगर हम कह दें कि दो असमान परमेय संख्या, दो असमान परमेय संख्या, ठीक है। जैसे अगर हम कह दें दो असमान परमेय संख्या, हमने दो असमान परमेय संख्या ले लिया। मान लीजिए हमने ले लिया 1/3 ले लिया और दूसरा मतलब ये ले लिया, समझ लीजिए कि 5/7 ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास दो परमेय संख्याएं हैं, एक ये है एक ये। अब दोनों अलग अलग हैं, असमान है। ये 1/3 परमेय संख्या है, ये 5/7 परमेय संख्या है, दोनों अलग अलग। कह रहा है इनके बीच में ये जो बीच वाला पद खाली है जगह, कह रहा है इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में कितने परमेय संख्याएं हो सकती हैं ये हमको बताना है। तो अगर इनके बीच में परमेय संख्या लिखा जाए 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, ये सब बहुत हो सकते हैं ना। इनके बीच जो परमेय संख्याएं होंगे वो बहुत होंगे, मतलब अनंत परमेय संख्या होंगे, असंख्य परमेय संख्याएं होंगे, ठीक है। तो दो असमान परमेय संख्याओं के बीच जो परमेय संख्या होगा, जो परमेय संख्या होगा वो कितना होगा? परमेय संख्या अनंत होगा, ठीक है। अनंत क्या होगा? अनंत होगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा अनंत। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये हमने एक एग्जाम्पल लेकर बता दिया। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में सत्य कथन है। सत्य कथन बताना है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, या फिर एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, या फिर 0 एक पूर्ण नहीं है, या फिर -17 बड़ा है -5 से। अब ये पूछ रहा है कि -17 बड़ा है कि -5 बड़ा है, ठीक है। अच्छा, इधर जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो बड़े का निशान लगाए। कह रहा है कि -17 बड़ा है -5 से, ये बात गलत है, ठीक है। ये -17 में है, मतलब ये 17 रुपया उधार लिया है किसी से और ये 5 रुपया उधार लिया है, तो बड़ा कौन हुआ? 5 वाला ना। तो इसका निशान क्या है? गलत लगा है। ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। 0 एक पूर्ण नहीं है, ये भी गलत है। ये क्या है? 0 एक पूर्ण नहीं है, मतलब पूर्ण होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्ण अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अगर ये ऋणात्मक है तो अपने योगात्मक प्रतिलोम से ये क्या होगा? छोटा होगा, मतलब ये भी हमारा क्या होगा? ऑप्शन गलत होगा। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक जो है अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये हमेशा क्या है? बात कथन सही है, ठीक है। इसका जो जैसे कोई भी संख्या धनात्मक संख्या है, ठीक है, अपने योगात्मक से क्या होता है? जैसे बड़ा होता है। जैसे समझो, जैसे मान लीजिए हमने 2 संख्या ले लिया, एक x हो गया, दूसरा मान लीजिए 5 हो गया, ठीक है। कोई भी 2 संख्या है, कह रहा है कि x वाला क्या 5 से बड़ा है? अभी देखो, इसको अगर हम 0 के बराबर कर दें तो बताओ x के बराबर कितना आएगा? -5 आएगा। बताओ, ये जो माइनस में आया है ये हमारे पास एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये पूर्ण संख्या जो है माइनस से हमेशा क्या है? बड़ा होता है। मतलब ये समझिए कि जो प्रतिलोम होता है उसका योगात्मक प्रतिलोम हमेशा एक पूर्ण संख्या से क्या होता है? ये पूर्ण संख्या हमेशा योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न ये है, कह रहा है कि 21 की अनुवर्ती संख्या, ठीक है। अच्छा, कह रहा है 21 की अनुवर्ती 21 की अनुवर्ती, ठीक है। अनुवर्ती संख्या क्या होगा ये हमको बताना। अच्छा, अगर 21 की अनुवर्ती की बात करें, यहाँ से देखिए यहीं पर बात समझ में आएगी।
ठीक है। ये कह रहा है 21 की अनुवर्ती, अगर 21 की अनुवर्ती की बात किया है तो क्या होगा, 21 की अनुवर्ती 22 होगी। अनुवर्तिक मतलब आगे वाली संख्या, ठीक, पूर्ववर्तिक मतलब पीछे वाली संख्या, तो अनुवर्तिक मतलब आगे वाली संख्या। 21 की आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 22। फिर कह रही अनुवर्ती की अनुवर्ती मतलब 22 की अनुवर्ती क्या होगी, तो 22 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, यहाँ से 23 बनेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा। आंसर कितना होगा, 23। तो 21 की अनुवर्ती 22, 22 की अनुवर्ती 23। कह रहा है 21 की अनुवर्ती की अनुवर्ती, तो 21 की अनुवर्ती 22 और 22 की अनुवर्ती 23। ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आइए इसको देख लेते हैं। चौथा प्रश्न, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, जगह नहीं है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, ठीक है। समझेंगे सवाल को। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, जो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल है ये 0.5 हेक्टेयर है। H फॉर हेक्टेयर लिख दे रहे हैं, H फॉर हेक्टेयर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा बताओ। मतलब एक भुजा दिया आयत का, आयत का एक भुजा, आयत का एक भुजा, एक भुजा जो है, आयत का जो एक भुजा है ये वो 125 मीटर है। कितना है, 125 मीटर है। एम फॉर मीटर लिख दे रहे हैं, ठीक है, एम फॉर मीटर, 125 मीटर है। कह रहा है दूसरी भुजा बताओ। अच्छा, आयत में दो भुजाएं होते हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई होती है, दो भुजाएं होती है ना, एक लंबाई एक चौड़ाई। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो एक भुजा दिया है, चाहे लंबाई दिया हो चाहे चौड़ाई, उससे मतलब नहीं है, मतलब एक भुजा दे रखा है, जो दूसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसका मात्रक पहले डिफरेंस है, ये हेक्टेयर में दिया, ये मीटर में दिया, तो पहले हेक्टेयर को मीटर में बदल लो, है ना। पहले हेक्टेयर को क्या बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो आइए यहाँ पर थोड़ा हम पैमाना कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 हेक्टेयर, एच फॉर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 10,000, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा कितना, 10,000 मीटर का वर्ग, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर का वर्ग। तो कह रहा है 0.5 हेक्टेयर में कितना होगा, तो 0.5 हेक्टेयर में कितना होगा, तो 0.5 गुणे 10,000 कर दो, मीटर का स्क्वायर लगा दो। तो 0.5 से गुणा करेंगे तो 1 दशमलव हट जाएगा, तो आएगा 1000। कितना होगा, 1000, 1000 होगा ना, हाँ, 1000 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो क्षेत्रफल आ गया, यहाँ से अगर इसको मीटर में बदलें तो मीटर हमारा कितना, 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर पैमाना इतना याद रखिएगा, ठीक है। 1 हेक्टेयर में ये इतना मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 0.5 हेक्टेयर में 0.5 से 10,000 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1000 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चाहे कह दो पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा कह दो ना। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमको पता है, कितना पता है, 10,000, ठीक है। 1 मिनट, अगर यहाँ से यहाँ देखो 5 से हमको गुणा करना है ना, 5 से, ठीक है। तो 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे 5000, 5 तो हम तो भूल ही गया, 5 से भी गुणा करना है, तो 5000 हो जाएगा। बराबर लंबाई कितना है, लंबाई तो मान लेते हैं 125 मीटर है। चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, मतलब चाहे दूसरी भुजा कहो चाहे चौड़ाई कहो, कोई बात नहीं, इसका भाग इसमें कर दो तो ये हो जाएगा 5000 बटे 125 बराबर आ जाएगा कितना, चौड़ाई इम्प्लाइड। अच्छा, 5000 में अगर हम 125 से भाग करें तो कितना बार जाएगा, देख लीजिए यहाँ से, मतलब हम 5 से भाग करें, 25 से भाग करो, 25 पचसहियाँ, 25 पंचे 125 ना, 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे 125, और ये 25 दूना 50 हो जाएगा, मतलब 200 आ गया। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 5 चौक 20, 40 आएगा, है कि कितना आएगा, 40 मीटर, 40 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कितना मीटर, 40 मीटर, ठीक है। एक बार दोबारा भाग करके आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम 5000 में 125 से भाग करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा। देखो हमने 5 से भाग किया तो 25 से भाग किया, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 25 दूना 50, 200 हो गया। अब 5 चौक 20, 40 मीटर आएगा, ये आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए ये था प्रश्न संख्या 4।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है? ये प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एक घन मीटर बराबर होता है, एक घन मीटर में कितना लीटर होता है ये हमको बताना है, क्योंकि ऑप्शन जो है मीटर में दिया है ना, लीटर में है। तो हमको पता है कि एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 की, जो कि अतलघुत्तीय प्रश्न पर आधारित है। तो अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 6 से लेकर 11 तक जो कि अतलघुत्तीय प्रश्न पर आधारित है। तो आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दो परिमित संख्याओं का योग कितना है? -1/3। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। दो संख्या दिया है, उनका योग दिया है -1/3। एक संख्या दे रखा है -5/8, दूसरी संख्या पूछा है। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर माना दूसरी हमने मान लिया कि दूसरी जो संख्या है, हमने माना कि दूसरी संख्या x है। क्या है? x है। और हमको दे रखा है पहली संख्या हमको पहली संख्या दिया है। पहली संख्या कितना दिया? -5/8 -5/18 है, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का योग दिया है -1/3। दोनों संख्याओं का योग मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या दोनों का योग दिया है -1/3 दिया है, ठीक है। अब पहली संख्या हमने x माना है और दूसरी संख्या दिया है -5/18। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस लगा है और यहाँ जोड़ लगा है, ठीक है, बराबर -1/3। अब देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस के जब गुणा किया जाता है होता है माइनस, तो x -5/18 होगा और बराबर -1/3। ये माइनस में है, ये माइनस वाला जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो x बराबर बन जाएगा -1/3 और प्लस में 5/18 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर कितना होगा? अब यहाँ से चाहे तो आप त्रियक गुणा कर लीजिए या फिर आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 होगा, ठीक है। तो 18 3 को भाग करेंगे 18 में, 3 6 18, 6 बार जाएगा, 6 के 6 तो माइनस का 6 हो जाएगा और 18 के 18 तो आएगा कितना? 5। तो यहाँ से अगर हम घटाएं तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर 6 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1/18। तो आंसर हमारा जो आएगा कितना आएगा? -1/18 आ जाएगा। तो ये पहली संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या x हमने क्या माना था? दूसरी संख्या माना था। दूसरी संख्या जो हमारे पास दूसरी संख्या आएगा तो -1/18 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, -1/18। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? इसको मिटा दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -3 है। खेत की भुजा हमको दे रखा है। 7वां क्वेश्चन, वर्गाकार खेत की भुजा कितना दिया है? हमको दिया है भुजा 3x + 17 ये दिया है, लेकिन हमको दिया है कि x बराबर -3। इसको हम रख देंगे इसी में, x बराबर -3 यहाँ पर हमको दे रखा है, ठीक है। तो x बराबर -3 इसमें हम रखेंगे, ठीक है। x बराबर -3 रखने, यहाँ लिख देते हैं रखने पर, तब भुजा कितना हो जाएगा? भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 3 × -3। x के स्थान पे -3 रखना है क्योंकि x -3 के बराबर है और प्लस में 17। तो 3 त्रिक का 9, माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 17। घटा दीजिए, 17 में से 9 घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 17 वाला ज़्यादा है, ये माइनस है ना, 17 में से 9 घटाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, कितना होगा 8, ये 8 मीटर आ गया, कितना आ गया 8 मीटर, भुजा कितना आ गया 8 मीटर हो गया। अब यहाँ पर हमको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्षेत्रफल बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा है कितना 8 मीटर, तो 8 मीटर कितना है 8 मीटर, इसका वर्ग कर दो, तो 8 का वर्ग 8 × 64 और मीटर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 64 वर्ग मीटर ये हमारा आंसर आ जाएगा, 64 वर्ग मीटर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, ठीक है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि समीकरण 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5 में x का मान बताना है। x की मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे x की मान ज्ञात करेंगे, जो हमारे पास चर पद है, मतलब x वाले को एक टर्म मतलब एक पक्ष में रखो और सभी को पक्षांतर कर दो, तो ये 2/5 इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, 12/5 पहले से था, 2/5 बराबर के इधर आया तो -2/5 बन गया। अब इधर बराबर के इस पक्ष में क्या बचा है 2x/5 बचा है। अब इसमें एलसीएम निकालेंगे 5 आएगा और 12 ये हो जाएगा 12 - 2 बराबर ये हो जाएगा 2x/5। अब 12 में से 2 घटा दो 10/5 बराबर 2x/5। आप तो चाहे यहाँ से 5 हर में समान है तो काट सकते हैं, तो आएगा 10 बराबर 2x, 2 गुणे में है इधर आएगा भाग बन जाएगा 10/5 बराबर x। अगर यहाँ से निकालें तो x बराबर 2 × 5 = 10, कितना आएगा 5 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 5 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 9वां है, कह रहा है कि 114, 380 और 133 का मासा बताना है। इसका मासा कितना होगा, मासा अगर निकाला जाए तो भाग विधि से मासा निकालना आसान होता है। इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन है 114, फिर दूसरे नंबर पर 133, फिर तीसरे नंबर पर 380। तो पहले हम 114 से 133 में भाग करेंगे, 114 का किस में भाग करेंगे 133 में, कितना बार जाएगा एक बार जाएगा, है ना, एक बार जाएगा तो आएगा 114, 114 के 114 घटा दो इसको, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ घटाएंगे इस कितना आ जाएगा 1 आएगा, 2 में से 1 है ठीक। अब इसको भाग करेंगे इससे, जो हमारे पास घटाने पर 19 आया शेषफल, अब 19 से भाग करेंगे 114 में, 114 में भाग करेंगे, किसमें 114 में। अब ये कितना बार जाता है 19, 6, 9 छक 54 है कि नहीं, तो 19 छक्का 114, 19 छक्का कितना होता है 114 ही होता है ना, 114, तो 19 छक्का 114 पूरा कैंसिल हो गया। तो ये जो विभाजित किया है वो है क्या 19 सबको विभाजित कर दिया, तो 14 और 114 और 133 का जो मासा हुआ वो 19 आया। अभी एक टर्म और बचा है, कौन है, वो भी 19 से भाग कराएंगे, वहाँ 380 में अब भाग करो, 19 दूनी 38 होता है, 19 दूनी 38 होता है, ये 0 बचा, 0 यहाँ बढ़ा दो, तो पूरा कौन कैंसिल किया, पूरा कैंसिल कौन किया 19। तो मासा जो आया है, मासा कितना आ जाएगा 19 होगा, ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। मासा कौन होगा 19 होगा। तो ये था प्रश्न संख्या 9। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 10। 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि एक चित्र है, ठीक है। 10वां नंबर कह रहा है कि चित्र में यदि AC बराबर BD और BC बराबर AD हो तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है, ठीक है। सत्य कथन का चयन करना है। तो पहले तो यहाँ पर चित्र नहीं दिए रखा है, चित्र हम बना लेते हैं। चित्र दिए क्या, क्वेश्चन में चित्र दे रखा है, यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज हम बना देते हैं, इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ठीक,
ये हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब देखो हमको दिया क्या है, पहले ये देख लेते हैं। हमको दिया है कि ए बी बराबर बी डी के, और दूसरा दिया है बी सी बराबर ए डी के। अब देखो ये किस में बराबर दिख रहे हैं, ए बी डी के बराबर है, तो ए बी है कहाँ है, ए बी यहाँ है, ये ए बी है ना, ए बी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, ए सी है यहाँ पर, ए सी लिखेंगे, ठीक है। ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, तो ए सी यहाँ है, ए से लेकर सी तक, ये वाली भुजा बराबर है किसके, बी डी के, बी डी यहाँ है, मतलब ये आपस में दोनों बराबर हैं। दूसरा जो बी सी ए डी के बराबर है, बी सी कहाँ है, बी सी ये वाला है, बी सी जो है किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ए डी यहाँ है, ए से लेकर डी तक ये वाला, ठीक है, मतलब इस प्रकार से बराबर है। तो अगर दो त्रिभुज में, ठीक है, अगर किन्हीं दो त्रिभुज में दोनों कोण क्या हो, आप दोनों कोण कहिए चाहे दोनों भुजा कहिए, ठीक है, अगर दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो तीसरी भुजा भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाएंगी। अगर इसमें बात करें तो देखो ए डी जो है, ए बी जो है बराबर है किसके, ए बी के, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ मतलब होता है कि पहले त्रिभुज में भी वही भुजा आ रहा है और दूसरे त्रिभुज में भी वही भुजा आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज में जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम तो इसका मतलब हो गया जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अब किसके सर्वांगसम है, देखो ए बी सी सर्वांगसम है, किसके सर्वांगसम होगा, यहाँ से देखेंगे कि जैसे यहाँ से हमने शुरू किया ए बी सी, ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे बी ए डी के, किसके, बी ए डी के सर्वांगसम होगा। ये नियम है, अगर तीन त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो उनके दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ से ये वाला हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखो ए बी सी ए बी डी, ये तो नहीं होगा, ये है त्रिभुज ए बी सी बी ए डी, ये भी नहीं होगा, ए बी सी बी ए डी, मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो तीसरा वाला हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या देख लेते हैं 11 कर रहा है कि माइनस 4 माइनस 17 प्लस 10 गुणे 3 और माइनस 5, इसको सरल करना है। तो पहले हम छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे, तो माइनस ये 17 में से 7 को घटाएंगे तो 17 वाला माइनस में माइनस निशान लगा दो, 17 में से 7 घटाएंगे तो आएगा कितना, 13, और प्लस इसको गुणा कर लेंगे तो 30 हो जाएगा, और माइनस का 5, अब माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा, और प्लस 30 माइनस 5, दोनों प्लस में है, जोड़ लो, दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 5, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 43 में से 5 घटा दो तो 8 5 13, 8 आएगा यहाँ, और यहाँ कितना बचेगा, 3, 38 आएगा, कितना आएगा, 38। तो ये हमारा 38 ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, आंसर 38 वाला। तो ये था दोस्तों प्रश्न संख्या 11 तक, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न था। अब क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 12, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित है। आइए देखिए क्या कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 12 नंबर है, भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है, एक हर होता है। तो एक होता है अंश और एक होता है हर, ठीक है। तो हमारे पास जो भिन्न मिलेगा वो अंश और हर के रूप में, लेकिन ये कह रहा है कि जो भिन्न का हर है अंश से एक अधिक है। तो किससे एक अधिक है, अंश से। जब अंश पता रहेगा तभी तो उसमें एक जोड़कर अधिक करेंगे। तो मान लेते हैं कि माना भिन्न का जो अंश है वो मान लेते कितना है, x है, कितना है, x है। हमने मान लिया कि भिन्न का जो अंश है वो हर है, सॉरी x है। तब बताओ हर कितना हो जाएगा, तब भिन्न का हर कितना हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार कह रहा है भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है। अगर अंश x है तो एक अधिक जोड़ दीजिए, मतलब हर कितना हो जाएगा, x + 1 होगा, ठीक है। अब आगे फिर कह रहा है
कि अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर, ठीक है, अगर अंश और हर में से दोनों में से एक एक घटा दें तो भिन्न 1/2 हो जाता है। पहले भिन्न क्या होगा, भिन्न हमारे पास क्या मिलेगा, भिन्न, ठीक है। अब भिन्न हमारे पास क्या मिलता है, अंश बटे हर, क्या होता है, अंश बटे हर, ये हमारा भिन्न कहलाता है। और अंश है x और हर है x+1। अब कह रहा है कि अगर अंश में से एक घटा दें और हर में से एक घटा दें, दोनों में से एक एक हम घटा दे रहे हैं, ठीक है, दोनों में से एक एक घटा दो, क्योंकि उसमें बोला है कि दोनों में से एक घटाने पर तो भिन्न 1/2 हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है। अब इसको अगर हल करें तो x-1 होगा, और इसको हल करें, एक एक कैंसिल हो गया, कितना आया, x आया, बराबर 1/2। एक x गुणा 1 में 2 का गुणा यहाँ पर कर लीजिए, 2 का गुणा x में 2x, 2 का गुणा 1 में -2 बराबर x गुणा 1 में x करेंगे, x को पक्षांतर करके इस पक्ष में लाएंगे तो 2x - x बराबर 2 उधर गया तो +2 बन गया। एक घटा देंगे, x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। x की वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब बताओ भिन्न कितना मिला हमको, भिन्न हमने, हमारे पास क्या था, x/x+1 था, तो x की वैल्यू कितना मिला है, 2 मिला है। तो यहाँ रखेंगे 2 और नीचे भी रखेंगे 2 + 1, तो हो जाएगा 2/3। तो भिन्न हमारा कितना आ जाएगा, 2/3 हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 24 है, बड़ी संख्या का आधा, दो संख्याओं का अंतर मतलब दो संख्या हमारे पास है, उनको घटाने पर 14 आ रहा है, 14 के बराबर है। कह रहा है बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, 2 गुने से 2 कम है। कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या हमको पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पता नहीं है, लेकिन दोनों को घटाने पर 14 आ रहा है, ये हमको पता है। तो मान लीजिए कि क्या माना, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना, 14 है। तो अगर दो संख्या घटाने पर 14 आ रहा है तो एक संख्या अगर हम x मान लें तो दूसरा कितना हो जाएगा, अपने आप से कितना हो जाएगा, 14 - x, ठीक है। जैसे समझो एक संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया। अब दोनों संख्या हमको नहीं पता है, ठीक है, अगर लेकिन दोनों का अंतर करने पर 14 आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर हम पहली संख्या 20 ले लें तो बताओ दूसरी संख्या अपने आप से पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंतर करने पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा, तो अपने आप से पता चल जाएगा दूसरी संख्या 6 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है, 14 के बराबर आ रहा है। अच्छा 6 कैसे पता चला आया, जब 14 में से 20 को घटाए हो तभी तो पता चला है। तो दूसरी संख्या अगर मान लेते हैं, माना हमने पहली संख्या क्या है, x है, ठीक है, और ये x क्या है, बड़ी है, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा तब, x - 14 होगा, क्या होगा, x - 14, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये क्योंकि x में से कुछ घट रहा है इसलिए ये छोटी बनेगा, क्योंकि ये छोटी संख्या हो जाएगा ना, क्योंकि x में से कुछ घटा रहे हो तो छोट हो जाएगा, और ये x अकेले है तो बड़ा हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या x है, इसका आधा कर दो, ठीक है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने, छोटी संख्या का 2 गुना कर लो, x - 14 का 2 गुना कर लो, 2 से गुणा कर दो, से 2 कम है, 2 कम मतलब 2 घटा दो, ठीक है, तब जाके दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसी को सॉल्व करो तो x/2 बराबर x गुणा 2 में करेंगे तो 2x आएगा, है ना, और यहाँ से 14 दूनी 28 बन जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, 2। अब आगे सॉल्व करेंगे, x/2 बराबर ये 28 और 2 30 बन जाएगा, 2x - का 30 हो जाएगा। अब x को हमको एक तरफ लाना है ना, तो ये 2 है यहाँ पर ना, 2x है, ये इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, या फिर हम इनको उधर ले जाएं, 30 को इधर लाएं, तो पक्षांतर करके x को एक तरफ कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 2x - x/2 बराबर में कितना, 30 को हमने इधर लाया, प्लस बन गया, ये उधर गया माइनस बन गया, तो बटे 1 कर लो, 4x - x बटे कितना, 2 बराबर में कितना, 30 गुणा 2 में हो जाएगा, मतलब 2 गुणा 30 में 60 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 3x, ठीक है। तो 3x बराबर घटा देंगे, 4x में से 1x गया, 3x, और 2 को गुणा 30 में करेंगे 60 हो जाएगा, 60, और इसका भाग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 नहीं, 3 दूनी 6 मतलब 20 आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आएगा।
तो जो हमारे पास पहली संख्या आया है, कितना आया, पहली संख्या क्या माना था, x माना था, तो पहली संख्या कितना आया 20। और दूसरी संख्या हमने क्या माना था, दूसरी संख्या माना था x माइनस 14, तो 20 माइनस 14 कर दो, 20 माइनस 14, तो 20 माइनस 14 करेंगे तो आएगा कितना 6। तो ये हमारे पास दो संख्या हो जाएगा, ठीक है, एक 20 आएगा, एक 6 आएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 13। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या कर रहा है, किसी कक्षा में 22 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक का विवरण इस प्रकार से है। कह रहा है इसको बारंबारता सारणी के रूप में बनाइए। अच्छा, यहाँ से देखियो 10 के अंतराल में पूछा है, 10 के अंतराल में बारंबारता बताना है। तो इसमें देखो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमको 50 दिख रहा है। और बड़ी से बड़ी संख्या कितना दिख रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या 83 मतलब 90 तक दिख रहा है ना, क्योंकि 88 है तो 90 के पास है। तो क्या करेंगे कि 50 और 90 के बीच में 10 का अंतराल कर लीजिए। कैसे, यहाँ देखिए वर्ग अंतराल लिखेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसे बनाते हैं, यहाँ से हमको पता चल गया कि कितने के अंतराल में है। सबसे छोटी संख्या 50 और बड़ी संख्या 88 मतलब 90 के पास, तो 10 का अंतराल करो, यहाँ से 10 का अंतराल, तो 10 का अंतराल करेंगे तो मतलब 50 से लेकर 60 कर लेते हैं, इसके बाद 60 से 70 कर लेते हैं, फिर 70 से 80 कर लेते हैं, फिर 80 से 90 कर लेते हैं। अब इसी के अंतर में सब आ जाएंगे, ये हो जाएगा बारंबारता, ठीक है। अब देखो कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए कि 50 और 60 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 50 और 60 के बीच में। तो देखो 50 और 60 के बीच में अगर संख्या देखें तो 50 और 60 के बीच में एक तो 52 हो गया, 54 हो गया, 56 हो गया, और यहाँ से 54 हो गया, 50, और इसके बाद 50 ए भी, 50 ए भी, 50 ए भी, और 48 और 55 और 56 भी होगा, और यहाँ से बस ना। तो कितने संख्या हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है। कितने संख्याएं हुए, 11। तो इसकी बारंबारता कितना है, 11। अगला देखेंगे 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में कितने संख्याएं हैं। तो एक तो हो गया ये 64, 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 5 1 6 हो गए ना, 6 1 7 हो गया, 7, ठीक। कितने हैं, 7 लोग हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम बारंबारता इसकी कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब कह रहा है 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच में अगर देखा जाए तो 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच में अगर देखा जाए तो कोई दिख रहा है इसमें, 70 और 80 के बीच में एक है जो कि ये 78 है, ठीक है। तो एक ही संख्याएं हैं, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 1। और 80 और 90 के बीच में कितना है, 80 और 90 के बीच एक है 82, 2 हो गया, और एक 3 हो गया, और एक 4 हो गया। तो ये हो गया कितना, 4, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास जो है कुल कितने संख्याएं आ गए। ये बारंबारता इस प्रकार से बारंबारता की सारणी बनता है। हमारे पास जो आंकड़ा था वो हमने यहाँ पर दिखा दिया है, ये थोड़ा धुंधला था, हो सकता है कोई नंबर मिस्टेक हो गया हो, लेकिन इस प्रकार से हम बारंबारता की सारणी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 14। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 15। ये देखिए क्या कह रहा है कि 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब को सरल कीजिए। ये हमको यहाँ पर सरल करना है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। हमारे पास कितना है, 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब, ये है। अच्छा, यहाँ पर दो फार्मूले लगा सकते हैं, एक तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला फार्मूला लगा सकते हैं, और एक तो a माइनस b का होल क्यूब और a प्लस b का होल क्यूब, ये दोनों फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो यहीं पर इसका फार्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या है, देखो a प्लस b का होल क्यूब, ये क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब
प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर हम बात करें a माइनस बी का होल क्यूब तो ये होता है a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ये होता है a प्लस बी का और a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला यहाँ पर हमने लिख दिया है। अगर याद ना हो तो इसको याद कर लो, है ना। चलिए अब यहीं पर इसी का हम यूज करने वाले हैं। देखो इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब मतलब 8y का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 3x का क्यूब हो गया। a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2ab सॉरी प्लस 3ab 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 8y प्लस 3x, ये हो जाएगा, है ना। अब माइनस लगाएंगे, ये वाला हल करेंगे, ठीक है। इसको हम बड़े ब्रैकेट में हल कर ले रहे हैं। इधर वाला एक टर्म है और उधर वाला एक टर्म है। अब इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। a का क्यूब मतलब 3x का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 8y का क्यूब और माइनस 3ab, 3a कितना है 3x है और b कितना है 8y है और माइनस में, ठीक है, माइनस में a माइनस b मतलब 3x माइनस 8y, ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो हमने फार्मूला यूज कर लिया है a का क्यूब b का क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस b, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 8 का क्यूब कर लो, 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है। अगर हम 8 गुणे 8 गुणे 8 करें तो 8 अठाई 64 और 64 में फिर 8 से गुणा करेंगे। 64 में कितने से गुणा करेंगे 8 से, तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 आएगा और 8 चौक 32 2 हासिल 3 और 8 छक 48 और 48 और 3 48 3 कितना होगा 51, तो होगा 512। ये हो जाएगा 512y का क्यूब, 512y का क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ प्लस लगाएंगे, 3 का क्यूब करो, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा 27 x का क्यूब प्लस 8 गुणा 3 में करेंगे, फिर इसको देखिए 8 गुणा 3 में करेंगे फिर 3 में भी करेंगे, तो इसको पहले 3 3 गुणा कर लेते हैं, तो 3 त्रिक 9 9 8 72, कितना हो जाएगा 72xy और ब्रैकेट में 8y प्लस 3x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब माइनस आगे, ठीक है, माइनस निशान लगाएंगे, आगे देखेंगे सबसे पहले यहाँ, ठीक है। अब आगे जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया माइनस का, ये ब्रैकेट के बाहर अंदर में जितने चिन्ह हैं, माइनस वाला प्लस बनेगा, प्लस वाला माइनस बनेगा। ये देखिए 3 है तो 3 का वर्ग 3 त्रिक 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा 27x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 8y का क्यूब, 8 अठाई 64 64 अट्ठे 512, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 512 का y का क्यूब। इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 8 72, माइनस था ना, देखो ये माइनस था तो ये प्लस था, माइनस बना, ये माइनस से प्लस बना, ये माइनस है तो ये भी प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा 8 9 72xy और ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, ब्रैकेट में 3x माइनस 8y, ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इतना होने के बाद अब देखो अगर कुछ कट रहा है तो तुरंत काट दीजिए, ठीक है। अगर कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हैं, कैसे देखिए, अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कट गया। और कुछ अगर कट रहा है तो उसको भी हम काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए ये हमारे पास बचा है 512y का क्यूब और प्लस 72xy ब्रैकेट में 8y प्लस 3x, ठीक है, 8y प्लस 3x हो जाएगा इतना। अब यहाँ देखेंगे प्लस
512y का क्यूब। अब इन टर्म को देखो, ये है क्या माइनस, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो वो वाला माइनस बन जाएगा, है कि नहीं। अगर माइनस से गुणा करा दें तो भी नहीं कॉमन, ठीक है, गुणा कराना पड़ेगा हमको। तो ये प्लस हो जाएगा 72xy और ब्रैकेट में 3x माइनस 8y, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। ये देखिए एक ये y का क्यूब दोनों जुड़ जाएगा, तो y का क्यूब तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 1 2 5 दूनी 10 y का क्यूब 10 24 y का क्यूब हो गया। और प्लस, अच्छा अब इन टर्म में देखेंगे कि 72y दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 72xy हमने निकाल लिया कॉमन, बचा कितना 8y प्लस 3x और यहाँ कितना बचा प्लस 3x माइनस 8y, ये बचा है। अब यहाँ से देखेंगे कि 8y क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस माइनस है। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखेंगे कि 3x बचा है, तो 3x जुड़ेगा, कितना x आएगा 6x, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 24y का क्यूब प्लस 72xy गुणे में 3 3 6x, ठीक है। अब इसी का हम गुणा करा लेंगे, यही हमारा आंसर बन जाएगा। देखो ये हो जाएगा, यहाँ से आगे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 24y का क्यूब प्लस 72 छक्का कितना होता है 6 दूनी 12, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 6 दूनी 12 2 हाथ से लेकर आ जाएगा और 6 सत्ते 42 और 1 43, ठीक है ना 43 और y x गुणा x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास ये टर्म आएगा ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगर और सॉल्व करना चाहते हैं तो कॉमन निकाल कर और सॉल्व कर ले सकते हैं, नहीं तो इतना ही बहुत सही है। अच्छा अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे इससे भी आ जाएगा आसानी से। तो दोस्तों ये था प्रश्न संख्या 15। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या है, 16, ठीक है 16 है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है एक मैदान की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। एक मैदान है उसकी लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान में 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा है, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। अच्छा मैदान कैसा है, एक तो उसकी लंबाई है, मैदान की लंबाई जो मैदान की लंबाई दे रखा हमको, मैदान की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ पर लंबाई 30 मीटर है, 30 मीटर मैदान की लंबाई है और जो चौड़ाई है 15 मीटर है। चौड़ाई जो है वो कितना है 15 मीटर है। और कह रहा है इस पे 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब जितना वर्षा हुई है वही उसकी ऊंचाई बन जाती है, ठीक है। तो ऊंचाई जो होगा ऊंचाई होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा 5 सेंटीमीटर में अगर हम मीटर बना दें तो हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से भाग कर देंगे। तो जैसे ही 100 से हमने भाग किया तो 0.05 मीटर बन गया, ठीक है, क्या बन गया 0.05 मीटर, 100 से भाग कर लिया हमने तो ये बन गया। अब कह रहा है कितने लीटर पानी गिरा है, ठीक है, इसका मतलब आयतन निकाल लो। तो आयतन, मैदान का आयतन, मैदान का आयतन मैदान कैसा है, जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हो तो इसका मतलब घनाभ होगा। तो मैदान का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो बनेगा। और लंबाई हमारे पास कितना है 30 मीटर, ठीक है 30 मीटर, और चौड़ाई कितना है 15 मीटर, और ऊंचाई कितना है 0.05 मीटर, ठीक है। अब इन सबको गुणा कर लेंगे, ठीक है। गुणा कैसे करेंगे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ 15 तियाँ 45 होता है, इसका गुणा कर लो
तीनों को आपस में गुणा करेंगे। देखो 15 गुणा 3 में 15 गुणा 30 में करेंगे तो 15 3 45, तो ये हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा 450, और 0.5 से और हम गुणा कर लें 0.05 से, तो ये शून्य बन गया। 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 20 2 22 हो गया। 0 से गुणा करेंगे इतना ही आएगा, तो आ गया 0 5 2 2 0। कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे, तो ये हमारे पास जो मिला है वो मिला है 22.5 मीटर का क्यूब। ठीक है, 22.50 मीटर का क्यूब, क्योंकि 415 3 45 450 हो गया। 0.5 से और गुणा कर दो तो 5 0 0 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 20 2 22। ठीक है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, मीटर का क्यूब। लेकिन कह रहा है कि लीटर में बताओ, लीटर में पानी कितना है, मतलब लीटर में हमको बताना है, तो इसको लीटर में बना लेंगे। लीटर में कैसे बनाएंगे, तो हमको पता है कि 1 मीटर का क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है ना। तो बताओ 22.5 में कितना होगा, इसी में 1000 से गुणा कर दो, तो 22.50 गुणे 1000। अब ये बन गया क्या, लीटर बन गया। क्या बन गया, लीटर। तो जैसे हमने 1000 से गुणा किया तो बन गया ये 22, मतलब 225 नहीं बल्कि हाँ 2 0 लगाएंगे, दशमलव हटेगा, मतलब 2250 लीटर पानी आएगा। कितना आएगा, 2250 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करेंगे आपको सब क्लियर समझ में आ गया होगा। कितना आएगा, 2250 लीटर पानी आएगा। ठीक है, 1000 से गुणा कराएंगे तो इतना ही बनेगा। ठीक है, 1000 से गुणा कराएंगे तो 2 0 से 2 दशमलव इधर आया। अच्छा 1 0 और लग जाएगा। ठीक है, 1 0 और लग जाएगा, तो 22,500 लीटर। कितना आएगा, 22,500 लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो चलिए ये था प्रश्न संख्या 16। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 क्या कह रहा है, 17 देख लेते हैं। 17 प्रश्न 17 वाला कह रहा है, 17 कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। एक घनाभ है, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। लंबाई हमको दे रखा है, लंबाई दिया है 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 40 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है वो है 40 सेंटीमीटर, और उसका ऊंचाई जो है, ऊंचाई भी हमको पता है, वो है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर ये है। कह रहा है कि घनाभ का आयतन घन मीटर क्यूब बताइए। इसका आयतन निकालना, घनाभ का आयतन निकाल लीजिए, आराम से आ जाएगा। सबसे पहले ये कह रहा है मीटर में बताना है। किस में बताना है, मीटर में बताना है सब सेंटीमीटर में है। किस में, सेंटीमीटर में। तो एक काम करो, इसको पहले हम सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं। अच्छा अगर इसको हम बदलें, ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर ये, 20 सेंटीमीटर ये, तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, सब सेंटीमीटर में है। तो घनाभ का आयतन निकालेंगे। हमको पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। लंबाई हमको पता है 80, चौड़ाई पता है 40। ठीक है, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर, और गुणे 40 सेंटीमीटर और गुणे 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको सबको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सभी को गुणा कर लो। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ से हम गुणा करें तो देखो आराम से गुणा कर सकते हैं। 1 2 3 जीरो है तो पहले 3 0 लगा लो, और सेंटीमीटर 3 बार है तो सेंटीमीटर का घन बन जाएगा। ठीक है, अब हमको हमारे पास बचा है 8 चौक 32 और 12। ठीक है, 32 का 12 से हम गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और अच्छा 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2 और 12 3 36, और 36 2 कितना होता है, 36 2 38, मतलब 384 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 4 2, 12 3 36 2 38, तो हो जाएगा यहाँ से
कितना आया हमारे पास 3,84,000 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। लेकिन ये हमको बनाना क्या है, सेंटीमीटर को मीटर बनाना। हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 100 से हम भाग कराएंगे। तो जब 3,8,4,000 में कितने से 100 से 100 का क्यूब लिखा है, देखो घन है इसलिए 3 बार गुणा कराएंगे। 100 गुणे 100 गुणे 100। अब ये बन गया मीटर का क्यूब। क्या बन गया, मीटर का क्यूब बन गया। एक जीरो से ये कैंसिल हुआ, एक जीरो से ये कैंसिल हुआ, एक जीरो से ये कैंसिल हुआ। अब यहाँ बच गया 384 और बटे में कितना 1000, कितना 1000 मीटर का क्यूब। अब जैसे हमने 1000 से भाग किया तो 0.384 मीटर का क्यूब आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 0.384 मीटर का क्यूब। ठीक है, तो हम आशा करेंगे ये यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हमारे ख्याल से अच्छा ही लगाए हैं, सही लगाए हैं। कहीं अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप उसको सही कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 प्रश्न है, कह रहा है कि 2x का क्यूब प्लस 8x का क्यूब और प्लस 11x और माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस लगा है। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस लगा होता है तो जैसे ब्रैकेट को हटाते हैं अंदर वाले सभी चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ देखो है क्या माइनस, तो बनेगा क्या प्लस, तो आएगा 5x का स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस बन जाएगा 2x। यहाँ देखो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा 13x स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस है तो प्लस 2 बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं आगे प्लस 2। अब यहाँ आ जाएंगे, ये भी माइनस है तो ये भी अंदर वाला चिन्ह बदलेगा तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 2x और माइनस था प्लस 3x स्क्वायर और ये माइनस है प्लस 5x क्यूब, 5x का क्यूब। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखेंगे इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 8x क्यूब है और 2x स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और यहाँ 13x क्यूब है, यहाँ हमने स्क्वायर लगा दिया है तो क्यूब रहेगा। अब सही है, ठीक है ना, अब सब क्या है सही है। अब सबसे पहले काम क्या करना है कि क्यूब वाला देखो कहाँ कहाँ है। एक क्यूब यहाँ है ना, एक क्यूब, और एक क्यूब यहाँ है और एक क्यूब यहाँ है। इन सभी क्यूब वाले को देखो कौन कौन प्लस में है। तो 8 और 5 प्लस में है तो 8 5 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया। और ये -13, तो -13 और +13 0 बनता है। तो ये दोनों कट के क्या आ गए 0 बन गए, इसका तो काम खत्म हो गया। अब स्क्वायर वाला टर्म देखो, स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है और स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है और स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है। अब इसमें देखो कौन कौन प्लस में है और कौन कौन माइनस में है, इसको भी ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास क्या मिलता है यहाँ से कि ये वाला जो है प्लस में है, 2x स्क्वायर प्लस में है, 3x स्क्वायर भी प्लस में है और 5x स्क्वायर भी प्लस में है, तो सभी प्लस में है। तो 5 3 8 2 10 कितना आ जाएगा 10x का स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया। अब हम देखेंगे x वाला टर्म, x वाला यहाँ है, x वाला यहाँ है और x वाला यहाँ है। ठीक है, अब इन दोनों को देखेंगे, ये देखो 2 माइनस में है 2 प्लस में है तो कैंसिल हो गया, बचा कितना प्लस 11x बचा। अब देखेंगे अचर पर जिसके साथ x नहीं लगे हैं, जो हमारे पास चर संख्याएं हैं, अचर संख्याएं हैं। तो ये 2 है यहाँ पर और ये जो है 4 है, 2 4 और यहाँ 12 है। ठीक है, और कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जो देखेंगे कि सभी प्लस में है, ये माइनस में है। तो 4 2 6 और 12 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। अगर इसका गुणनखंड करना चाहते हैं तो आप गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहीं तक आपको सॉल्व करना है। तो ये था प्रश्न संख्या 18 दोस्तों, जो कि हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में दोस्तों बस आज की यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसा लगा। अगर किसी पिछले वर्ष की आप प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें, हम इसको सॉल्व करा देंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।